जैसा मैंने कल बताया था कि श्री प्रकाश शुक्ला की आमद लखनऊ में हो चुकी थी। विवेक श्रीवास्तव लॉटरी व्यवसायी की हत्या लाटूस रोड पर, और इंदिरा नगर में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो चुकी थी। और पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड को जब खंगाल रही थी तभी ये जानकारी हुई कि इसी 3-4 महीनों में, 5 महीनों में गोरखपुर में उसने बड़ी बड़ी हत्याएं की हैं। ये भी इसी के दौरान स्पष्ट हुआ कि रेलवे के टेंडर्स में वो बिहार के किन्हीं सूरज भान के पक्ष में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों के लोगों से उसने दुश्मनी ली है। दोनों को मना किया है कि आप लोग टेंडर में हाथ नहीं लगाएंगे। ये भी इन्हीं दोनों घटनाओं की छानबीन के दौरान पता लगा कि गोरखपुर में जो रेलवे का मुख्यालय है उसका कैचमेंट एरिया बिहार का है, यानी बिहार के जो रेलवे से संबंधित कंस्ट्रक्शन के काम या दूसरे काम का ठेका जो उठाया जाता है वो उसकी पूरी कार्यप्रणाली गोरखपुर के DRM ऑफिस से ही होती है। उस समय ये ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया नहीं होती थी और टेंडर ज़्यादातर बाहुबलियों द्वारा लिए जाते थे। पहले टेंडर के फॉर्म निकाले जाते थे, तो उसी समय वहाँ सभी इंटरेस्टेड पक्ष, खासकर बाहुबलियों के लोग बैठे रहते थे। ये देखते थे कि कौन कौन टेंडर ले गया है। पहले चरण में ही उसे मना किया जाता है कि टेंडर का फॉर्म नहीं ले जाओगे, या कमज़ोर आदमी है तो उसे बलपूर्वक उससे टेंडर का फॉर्म छीन लिया जाता था। दूसरा चरण इसका होता था टेंडर भर के नियत तिथि पर उसको जमा करना। उस दिन बहुत, जिसे गाड़ाबंदी कहते हैं, गाड़ाबंदी होती थी DRM ऑफिस के आसपास कि टेंडर का फॉर्म भर के कौन कौन टेंडर के बक्से में डालने आ रहा है। उसकी स्टेशन से या जो एंट्री पॉइंट है, अगर बाई रोड आ रहा है तो एंट्री पॉइंट से ही उसकी निगरानी की जाती थी। ये अंदाज़ था कि फ़लाँ ले गए हैं फॉर्म, या प्रॉक्सी नाम से फ़लाँ के पास ये फॉर्म पहुंच गया होगा तो वो भी इसमें टेंडर डालने आएंगे। तो इसी सिलसिले में वहाँ पर हत्याएं हुई। और उस समय जो टेंडर थे या तो हरिशंकर तिवारी जी के लोग लेते थे या फिर वीरेंद्र प्रताप शाही के लोग। बिहार के जो बाहुबली थे या बिहार के जो लोग थे वो कभी टेंडर की इस प्रक्रिया में इन दोनों लोगों के कारण भाग नहीं ले पा रहे थे। इसी प्रोसेस में बिहार में मोकामा के रहने वाले सूरज भान, बाद में जो सांसद भी हुए, वो टेंडर की प्रक्रिया में उन्होंने 3-4 बार भाग लेने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों राइवल्स, या तो उन्हें श्री प्रकाश शाही ने वीरेंद्र प्रताप शाही ने रोक दिया या फिर उनको हरिशंकर तिवारी जी के लोगों ने रोक दिया। भय भी दिखाया, असलहों का भय दिखाया। फिर सूरज भान ने स्थानीय रूप से श्री प्रकाश की सेवाएं लेनी शुरू की और ये कहा कि ये टेंडर अगर किसी तरह हमको मिल जाएंगे तो हम इसको सब लेट करेंगे, यानी उसको नीचे ठेकेदारों को बांटेंगे। अभी हम जो छोटा मोटा काम पाते हैं वो इन्हीं दोनों लोगों की कृपा से हमें मिलता है। इस तरह से श्री प्रकाश अपने पूरे लोगों के साथ, उनके साथ हो लिया। और टेंडर की ही प्रक्रिया में, जैसा मैंने कल बताया था कि श्री प्रकाश और सूरज भान ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ गोरखपुर में वीरेंद्र प्रताप शाही पर घातक हमला किया था। AK-47 से हमला किया था जिसमें वो बच गए, लेकिन बाद में लखनऊ में, इंदिरा नगर में उनकी हत्या इन लोगों ने कर दी। ये बात हम लोग प्रक्रिया जो श्री प्रकाश को ढूंढने की प्रक्रिया, उसके जो लोग उसके साथ मेंबर्स, जो मुखबिरी से पता लगता था, लोगों से पता लगता था, स्थानीय लोगों से पता लगता था, कई टीमें गोरखपुर में पड़ी हुई थी, उसकी जानकारी के हिसाब से ही हम लोग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में जब मैं CO कैसरबाग के पद पर आ गया तो वहाँ एक बड़ी घटना घटी। दिलीप होटल, एक होटल है विधानसभा से जब आप आगे की तरफ जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ तो हुसैनगंज चौराहा है, महाराणा प्रताप चौराहा भी कहते हैं, उसी चौराहे पर एक दिलीप होटल है।
जिसकी दूरी विधानसभा से बहुत ज़्यादा नहीं है, होगी कोई 500 मीटर या 400 मीटर के आसपास ही होगी। वहाँ एक जिप्सी पर आनंद, सुधीर और शिव प्रकाश अपने कंधों पे बैग लेके पहुँचे और वहाँ उन्होंने रिसेप्शन पे ये पूछा कि कमरा नंबर 102 कहाँ है। उन्होंने बताया साहब फर्स्ट फ्लोर पे है। ये तीनों लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो उधर से एक वेटर किसी कमरे का सामान देकर या वहाँ पहुँचा कर लौट रहा था। शिव प्रकाश ने उसे पिस्टल दिखाई और उससे कहा कि 102 नंबर का दरवाज़ा खटखटाओ, जो भी हैं पहले उसका दरवाज़ा खुलवाओ, हमें उसमें जो लोग हैं उनसे काम है। वो घबरा के डर गया। 102 नंबर का दरवाज़ा खटखटाया उस वेटर ने। वेटर की आवाज़, वेटर का अंदाज सुन के जो भी उसके भीतर थे उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस समय उस छोटे से कमरे के भीतर 4 लोग मौजूद थे। दरवाज़ा खुलते ही शिव प्रकाश ने AK-47 की पूरी मैगजीन का बर्स्ट फायर खोल दिया। इसकी सारी गोलियां उस छोटे से कमरे की दीवार पर लगी, नीचे लगी। जहाँ जहाँ वो दीवार में धंसी उस जगह का प्लास्टर बाहर आ गया। 2 मिनट के भीतर ही पूरे कमरे में अंधेरा सा छा गया, जो सीमेंट का डस्ट था, जो प्लास्टर का डस्ट था, उसकी वजह से। वो चिल्लाता रहा कि भानु कहाँ है, भनुआ कहाँ है, माँ बहन की गालियाँ देता रहा। लेकिन उसे ये अंदाज़ नहीं था कि इतना धुआं होने के बाद पहचान पाना मुश्किल है। उसके पलंग उलट गए थे, उसके रजाई गद्दे इधर उधर हो गए थे। उन 4 में से एक तो वहीं पड़ा हुआ था, बाकी 3 कोई बाथरूम में चला गया था, कोई बिस्तर के नीचे लेट गया था, छिप गया था। तड़तड़ाहट उसके अलावा बाकी 2 लोगों ने अपनी अपनी पिस्टल से भी फायर किया। अंदाजे से फायर कर रहे थे कि शायद उसको लग जाए, क्योंकि उस धुएं में, धुआं क्या था, वो प्लास्टर की डस्ट थी। प्लास्टर जहाँ जहाँ जिन गोलियाँ पड़ रही थी, वो गोली की बुलेट तो भीतर जाती थी, लेकिन रिप्लेस करके उतना जो उसका डस्ट है, उसका बालू सीमेंट का जो भी मिक्सचर है, वो हवा के रूप में बाहर आ जाता था। इतनी गोलियां सुन के उस फ्लोर पे जितने लोग थे सभी दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। शिव प्रकाश ने सबको वापस चलने का इशारा किया और ये कहा कि काफ़ी लोग आ गए हैं। जो भी लोग उसके नज़दीक आने की कोशिश करते थे AK-47 देखते ही भाग के अपने कमरों में घुस जाते थे। वो नीचे उतरा, तीनों लोग नीचे आए और नीचे उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से ये कहा कि अगर पुलिस को खबर करने की गलती की तो तुम भी मारे जाओगे। ऐसा कह के वो बाहर निकले। बाहर निकल के तो वो किस तरफ गए इसका पता नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी हिम्मत करके 10 मिनट या 15 मिनट बाद बाहर निकल के झांका कि वो लोग चले गए कि नहीं चले गए। वहीं से उसने PCO से फ़ोन किया थाने को। ये थाना कैसरबाग थाना क्षेत्र में ये होटल आता था। कंट्रोल रूम को फ़ोन किया कि साहब ऐसे ऐसे कमरे में बहुत गोलियां चली हैं। सब लोग भाग के पहुँचे, मैं भी गया, रजनीकांत मिश्रा साहब भी पहुँचे और उसके बाद DG साहब थे श्री रामारुम साहब, थोड़ी देर बाद वो भी पहुँच गए। कारण ये था कि उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था और ऐसा बताया जाता है कि गोलियों की AK-47 की ये तड़तड़ाहट विधानसभा की गैलरी में भी लोगों ने सुनी थी। घटना गंभीर थी, 2 घटनाएं पहले हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक मौके पर पहुंच के ये पता लगाना मुश्किल था कि ये गोली किसने चलाई है। लोगों ने बताया कि वो भानु कहाँ है, भानु कहाँ है, भानु को ढूंढ रहे थे। तो भानु को हाथ में गोली लगी थी, बाकी तीनों लोगों को गोलियां लगी थी। किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी के पेट में गोली लगी थी। सभी लोगों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। हम लोग पहुँचे, भानु से बात की गई तो भानु ने कहा कि देखिए, हमें कोई अशोक सिंह नाम का आदमी बार बार फ़ोन करता था कि तुम रेलवे के इन टेंडरों के चक्कर में मत पड़ो, मारे जाओगे। ये टेंडर वीरेंद्र शाही के मरने के बाद ये जितने टेंडर उसके नाम के थे वो उसका कोई आदमी नहीं लेगा, हम लोग लेंगे। और रही बात हरशंकर तिवारी को, हम उनको भी टेंडर नहीं लेने देंगे। ये बार बार जब अशोक सिंह के नाम से ये फ़ोन होता था तो भानु मिश्रा का कहना था कि क्योंकि इस नाम का कोई आदमी, हमने भी पता किया, इस नाम का कोई आदमी नहीं था और ऐसा कोई बड़ा बदमाश नहीं था कि जो हमको डरा सके। तो ऐसा लगा कि ये जो प्रतिद्वंदिता होती है ठेकेदारी की, उसमें कोई किसी से फ़ोन करा रहा है। लेकिन उस दिन
जब AK-47 की गोलियां चल रही थीं तो बार बार चिल्ला के वो कह रहा था कि श्री प्रकाश शुक्ला से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये बात उसने बताई तो फिर ये अंदाज़ा लग गया ये वही आदमी है जिसने अभी थोड़े दिन पहले वीरेंद्र शाही की हत्या की थी और जिसने अभी थोड़े दिन पहले विवेक श्रीवास्तव की हत्या की थी। शाम तक बातें क्लियर हो गईं और फिर पूछताछ के लिए जो लोग थे वहाँ पर दिलीप होटल में उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। इतनी बातचीत के पहले एक बात और बता दूं कि उसी समय घटना के कोई आधे घंटे बाद ही गोरखपुर से एक फ़ोन एसएसपी साहब के रेजिडेंस पर आया और उसने टेलीफोन ड्यूटी से ये पूछा कि कहीं गोली चलने की कोई घटना हुई है क्या। टेलीफोन ड्यूटी ने कहा कि नहीं, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई घटना नहीं है। बोले मेरे पास एक फ़ोन आया था अभी और ये कहा था कि भानु मिश्रा मर गया है, कफन लेके उसकी बॉडी ले जाओ। वैसे तो हम लोग यहाँ से परिवार सहित चल दिए हैं गोरखपुर से, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की कोई घटना हुई थी क्या। आधे पौन घंटे बाद जब घटना का बहुत हल्ला हुआ, टेलीफोन ड्यूटी को भी पता लगा, एसएसपी साहब के बंगले पे लोगों को पता लगा, तो टेलीफोन ड्यूटी ने एसएसपी साहब को बताया कि सर इस तरह से फ़ोन आया था। तो लेकिन वो ये कह रहा था कि मैं भानु मिश्रा का भाई बोल रहा हूँ। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए, इतनी देर में भानु मिश्रा के भाई अपने परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज में आ गए थे। मेडिकल कॉलेज में ही उनसे मुलाकात हुई मेरी और बाकी लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने बताया कि इतने बज के इतने मिनट पर सुबह की बात है, 10 साढ़े 10 11 बजे की बात होगी, उनके लैंडलाइन पर ये फ़ोन आया था और ये फ़ोन करने वाले ने अपने आप को श्री प्रकाश शुक्ला बताया था और ये कहा था कि भनुआ को मार दिया है, कफन लेके आओ, उसकी लाश ले जाओ। इतना सुन के मैं घबरा गया। मैंने तुरंत एसएसपी लखनऊ के यहाँ फ़ोन किया, पहले एसएसपी गोरखपुर के यहाँ फ़ोन किया कि इस तरह की कोई घटना लखनऊ में हुई है। उन्होंने कहा लखनऊ से पूछ लीजिए। लखनऊ के एसएसपी का लैंडलाइन नंबर दिया उन्होंने, वहाँ पर पूछा तो उन्होंने भी किसी घटना से इनकार किया। लेकिन बात गंभीर इसलिए थी कि हम लोग भानु का फ़ोन मिला रहे थे, भानु का एक भांजा उसके साथ था, उसका फ़ोन मिला रहे थे, ड्राइवर का फ़ोन मिला रहे थे, सारे फ़ोन स्विच ऑफ थे। इसलिए हमारी शंका बढ़ गई और हम लोग यहाँ तक चले आए। घटना गंभीर थी जैसा मैंने आपको बताया। फिर कार्यालय में एसएसपी साहब के यहाँ और डीजीपी साहब के यहाँ इस पर मंथन शुरू हुआ कि अब तो बहुत हो गया। यहीं विधानसभा के बगल में AK-47 चली है और एक व्यक्ति मारा गया, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, तीनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन इस तरह की हत्याएं जिसमें जो काम 1 2 3 गोलियों में हो सकता है, उसमें 50-50 60-60 गोलियां चलाना, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा तो यही लगता है कि शायद दहशत फैलाना ही इसके पीछे लॉजिक है, जिसकी वजह से वो इतनी गोलियां चला रहा है। टीमें बनाई गई, किसी को गोरखपुर भेजा गया, भानु मिश्रा के लिए एक टीम DRM ऑफिस गई, एक टीम जो पहले से ही वीरेंद्र प्रताप शाही जी की हत्या के बाद बनाई गई थी वो भी थी। थाना कैसरबाग की टीम जो लाटूस रोड पे विवेक श्रीवास्तव की हत्या के संबंध में थी वो भी टीम थी। सारी टीमों को काम अपना अपना दिया गया। आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन उस समय आ गया था। 31 मार्च 97 को मोबाइल फ़ोन की पूर्वी सर्किल, ईस्टर्न सर्किल में 2 मोबाइल ऑपरेटर उषा फ़ोन और SR फ़ोन, इन दोनों को अपने मोबाइल फ़ोन शुरू करने के लाइसेंस दिए गए थे। लेकिन उसका जो स्विच रूम था या उसके टावर के लगाने का सिलसिला अभी चल ही रहा था और बहुत ज़्यादा लोगों के पास अभी तक मोबाइल के कनेक्शन नहीं थे। हमें ध्यान है उषा फ़ोन का तो कब शुरू हुआ इसका तो नहीं पता, लेकिन अप्रैल या मई में, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, मई में SR फ़ोन का उद्घाटन, शोरूम का उद्घाटन हुआ हज़रतगंज में। श्री राम नारायण साहू जी बड़े व्यवसायी हैं लखनऊ के, वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। उनके बड़े पुत्र जो उनका व्यवसाय देखते हैं, एक पुत्र उनके बहुत ही सीनियर IAS अफसर हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बड़े पुत्र जो व्यवसाय देखते हैं, उन्होंने हज़रतगंज में ही कोतवाली के अपोजिट साइड में जो उनका शोरूम है वहाँ पर SR फ़ोन के शोरूम की शुरुआत की। सुभेश कुमार सिंह साहब SSP थे उस समय, मैं CO हज़रतगंज था। हम लोगों को बुलाया गया, हम दोनों लोग वहाँ पहुँचे। एक सेट उन्होंने हम लोगों को दिया कि साहब ये मोबाइल फ़ोन है
और इसमें आप अभी तो मोबाइल टू मोबाइल बात कर सकते हैं। सिर्फ हज़रतगंज क्षेत्र में अभी कहीं टावर नहीं लगे हैं, और लैंडलाइन का फ़ोन आप कहीं भी इससे मिला के बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हज़रतगंज के स्विच से होके जाएगा। इतनी बात बता दी, और वो गिफ्ट किया उन्होंने एक डिब्बा, और ये हुआ कि भाई इसका नंबर क्या है, तो 10 अंकों का एक नंबर जो 98390 से शुरू होता था, वो हम दोनों लोगों के पास आ गया और दोनों लोगों की गाड़ियों में पड़ा रहा। काफ़ी दिनों बाद एक दिन एसएसपी साहब ने कहा कि यार वो डिब्बा कहाँ है, उसको लाओ देखा जाए, है क्या ये मोबाइल फ़ोन, क्या वस्तु है, बिना तार के ये कैसे चलेगा। उन्हीं के कार्यालय में बैठ के उसको उन्होंने ये कहा कि भाई ज़रा हमारे बंगले का नंबर मिलाओ, यहाँ से टेलीफोन ड्यूटी से पूछो कि कप्तान साहब से बात कराओ। ये शिकायत मिलती है कि सबको ये मना कर देता है, सब घर पे नहीं है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। तो हम लोगों ने 225983 उस समय एसएसपी लखनऊ के रेजिडेंस का नंबर था, उसको मिलाया तो वो टू टू करके बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा भाई इसका क्या फ़ायदा जब हम लैंडलाइन नंबर नहीं मिला सकते, और हम तुम दो ही लोगों के पास है, आखिर कितना हम लोग बात करेंगे इससे। उन्होंने फ़ोन मिलाया साहू साहब के बेटे को, और उनसे कहा कि भाई ये तो लैंडलाइन हम अपना ही नंबर मिला रहे, नहीं मिल रहा है। उनका सब कैसे मिला है, उनका सब 225983 मिला है, जैसे लोकल नंबर मिलाते हैं। बोले नहीं साहब ऐसे नहीं मिलेगा, इसमें 0522 लखनऊ का एसटीडी कोड भी मिलाना होगा। खैर उनकी बात सुन के उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर बोले भाई जब यहीं बैठ के यहीं का नंबर एसटीडी, क्योंकि उस समय दिमाग में ये था कि जब दूर का फ़ोन आप मिलाएंगे तब एसटीडी नंबर लगाएंगे। कानपुर मिलाना हो आपको, दिल्ली मिलाना हो आपको, कहीं और बाहर मिलाना हो तो एसटीडी नंबर लगा के बात की जाती है। लेकिन ये समझ के परे था, या हॉरिजन में हम लोगों के नहीं था कि यहीं लखनऊ का नंबर मिलाने के लिए उसमें एसटीडी कोड मिलाया जाएगा। मुझसे उन्होंने कहा आप एसटीडी कोड लगा के देखो, हो सकता है ये काम करे। मैंने 0522 मिला के फ़ोन मिलाया, थोड़ी देर में उठा लिया फ़ोन एसएसपी साहब के बंगले के टेलीफोन ड्यूटी में, और वो फ़ोन उन्होंने सुरेश कुमार सिंह सर ने खुद ले लिया। टेलीफोन ड्यूटी से पूछा कि एसएसपी साहब हैं, उसने छूटते कहा साहब नहीं हैं, आप कौन बोल रहे हैं। उनको भाई हम कोई भी बोल रहे हो, आप मेरी उनसे बात कराइए। उनका जब मैंने कह दिया नहीं है तो बात आपकी नहीं हो सकती। काफ़ी देर तक बात करते रहे, मुस्कराते भी रहे। फिर उनसे कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम भीतर आओ रूम में। तो वो भी चकराया, बोले सर बोल रहे हैं क्या। उनका हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोले सर लेकिन ये तो बाहर से फ़ोन आया है, आप तो अंदर हैं, ये कैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम भीतर आओ। भीतर आए, हम दोनों लोग हंसने लगे। वो भी देखा, घबराया हुआ खड़ा हुआ। उसने कहा कि ऐसा है, ये मोबाइल फ़ोन के नंबर है, मोबाइल फ़ोन में हम कमरे के भीतर से बैठ के मिलाएंगे तो भी तुम्हारा फ़ोन उठेगा, और कहीं और से। तो इस तरह इतना अचंभे की बात थी। और उस समय आपको बताऊं 17 रुपये पर मिनट आउटगोइंग कॉल थी, और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल के चार्जेस थे। काफ़ी दिन बाद मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि जब घटना का समय मिला कि लगभग इतने समय घटना हुई, और भानु के भाई से पूछा गया तो उसने भी लगभग वही समय बताया, यानी 5 मिनट का भी मुश्किल से डिफरेंस रहा होगा घटना के समय में और भानु के भाई को गोरखपुर फ़ोन करने में। तो हम लोगों को उस समय लगा कि बहुत अच्छा है, ये आसपास कहीं किसी पीसीओ से किया गया फ़ोन है, और हम लोग पीसीओ से पता कर लेंगे तो पीसीओ वाला हुलिया बता दिया जाएगा, और वो उसको हमको बता देगा, और हमें आगे काम करने में बहुत आसानी होगी। आसपास के 4-5 किलोमीटर के पीसीओ को खंगाला गया, और गोरखपुर का ये नंबर किसी भी पीसीओ से कॉल नहीं हुआ था। हैरान हुए हम लोग कि 2-3 मिनट के भीतर किया गया कॉल बिना पीसीओ के ये कैसे गोरखपुर तक उनके पास तक पहुंच गया। इसी हैरानी में हम लोग जो टीडीएम हुआ करते थे, टेलीफोन के जो मैनेजर होते थे, जो डायरेक्टर वहाँ के जो यूनिट इंचार्ज होते थे, टीडीएम से पूछा गया, टीडीएम कैसरबाग से। तो उन्होंने कहा साहब देखिए मैंने सब जगह चेक कर लिया और ये लैंडलाइन से किया ही नहीं गया है। अभी अभी उषा और एसआर के शुरू हुए हैं मोबाइल फ़ोन, लेकिन उनकी कॉल भी हमारे स्विच से होके जाती है, लेकिन अगर उनके नंबर से कॉल किया गया है तो ये उनके ही स्विच से पता लगेगा। तो हो सकता है ये मोबाइल फ़ोन से किया गया। उस समय हम लोग मोबाइल फ़ोन का बस केवल नाम सुने थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन फ़ोन कहाँ से कैसे कॉल किया जाएगा। एक एक सेट हम दोनों लोगों के पास थे और एक ही कॉल उसमें की गई थी, हमने और एसएसपी साहब ने की थी। वो एसआर फ़ोन का था।
लेकिन उषा फ़ोन के तमाम फ़ोन बिक चुके थे और ऐसा लगता है कि शुरुआत में ही श्री प्रकाश ने ये फ़ोन ख़रीद लिया था। हम उस समय तक रजनीकांत मिश्रा साहब आ गए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये पता करना ज़रूरी है कि किस फ़ोन से हुआ। हम लोग वहाँ से पता करने मुझे भेजा गया कि कहाँ इसका स्विच कहाँ है। पता लगा श्रीराम टावर में है उषा फ़ोन का स्विच। मैं गया वहाँ पे, राजेंद्र कुमार सिंह RK सिंह। वैसे तो बहुत पहले हम लोग इलाहाबाद में एक क्लास में पढ़े थे। उस दिन बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने भी कहा देखो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं किसी टेक्निकल आदमी से पूछ के बता सकता हूँ कि हमारे किस नंबर से गोरखपुर के इस नंबर पे फ़ोन किया गया है, तो अगर ये संभव है तो हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ अब डिटेल मिल गई है, आप आ जाइए। मैं SSP साहब के पास, रजनीकांत मिश्रा साहब के पास बैठा हुआ था। मैंने कहा कि सर वो बता रहे हैं कि ये किस नंबर से किया गया है, ये उनको जानना। बहुत ताज्जुब हुआ हम लोगों को कि जो लैंडलाइन फ़ोन के बड़े बड़े अधिकारी थे जिन्होंने ये बताने से मना कर दिया था कि हमारे यहाँ से कॉल नहीं हुई है और इसको पता करने का कोई और साधन भी नहीं है, ये बता रहे हैं कि इनके पास डिटेल आ गई। तो वहाँ से इस उत्सुकता में मैं और SSP साहब रजनीकांत मिश्रा साहब शाहनजफ रोड में जहाँ SSP का बंगला है वहाँ से श्रीराम टावर के लिए पैदल ही चल दिए। हम लोग पैदल ही चल के वहाँ पहुँच गए और जिस समय SSP साहब ने उनसे बात की कि हम आ रहे हैं, तो RK सिंह ने ये रिक्वेस्ट भी की कि सर देखिए मैं समझ रहा हूँ आप लोग इसके नंबर की तलाश में हैं, तो कृपा करके बिना वर्दी के आइएगा, क्योंकि ऐसा न हो आप लोग वर्दी में आएँ, लोग यहाँ देखें, पुलिस को देख के लोगों में घबराहट होती है और लोग अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि शायद ये इसी काम के लिए आए हुए हैं। अब वहाँ हम लोग पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक 20-25 पन्ने की एक प्रिंट आउट निकाल के रखा था। उन्होंने हमें पता बताया कि विनय खंड के इस पते पर, मकान नंबर मुझे नहीं याद है इस समय, इस पते पर प्रतापगढ़ के एक बहुत वयोवृद्ध पुराने नेता के नाम से, स्वर्गीय श्री राम नरेश शुक्ला जी के नाम से ये टेलीफोन कनेक्शन है। और इसमें हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि कहाँ कॉल की गई है, किसने कॉल की है, रिसीव किया है, कितनी देर की कॉल है, कितना पैसा कटा है, SMS अगर आया है तो किस नंबर से आया है, SMS अगर भेजा गया है तो किस नंबर से भेजा गया है। इसके अलावा इसमें हम बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। आज बस यहीं तक। अगले कल जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें ये दिलीप होटल की घटना के बाद हम लोग उसको आगे कैसे परसू करके ले गए। उसके बाद फिर घटना हुई थी जनपथ में, हमारे PRO थे, लीडर थे SP सिटी श्री सत्येंद्र सिंह के, उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद UP असेंबली में बहुत घमासान हुआ था, ऐतिहासिक घमासान हुआ था। ये सब इसी पीरियड का है, 3-4 महीने के भीतर में। कल हम उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।